हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं मोहम्मद इमरान भाटी और आपने पढ़ रहे हैं 12th की फिजिक्स। फर्स्ट यूनिट चल रहा है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अपनों ने द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक कर लिया था। आज अपने को करना है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी कि अगर आपको जो है वो वीडियो से नॉलेज मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ जो है वो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। ऐसे मेरे को भी जो है वो थोड़ा हौसला मिलेगा ताकि मैं जो है वो मेरे और एफर्ट्स इस वीडियो में डाल सकूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बाकी जो अपने कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने जो है वो मेंशन कर दिया था, है ना, जो अपने 11th NCERT का कोर्स है, कंपटीशन कोर्सेस है और 12th इंग्लिश का कोर्स है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए। प्लस एक और बात, 12th इंग्लिश का जो कोर्स स्टार्ट होगा उसमें जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब जो सेकेंड बुक है, ठीक है, सेकेंड बुक नहीं बोल सकते, बुक एक ही है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हट के पार्ट है ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो अपने ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, सेम सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे, ताकि यहाँ से हिंदी मीडियम के अगर कुछ लोग वहाँ पर देखना चाहे, सिलेबस जो है वो अपना अच्छे से कवर करना चाहे, तो वहाँ पर जाकर वो लोग जो है उसको जो है वो देख सकते हैं, ताकि उनका इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता रहे और उधर से जो है वो ऑप्टिक्स होता रहे। ठीक है, और उसके साथ में अगर कोई जो है वो कंपटीशन की क्लासेस लेनी चाहे, क्योंकि अपने जो है वो कंपटीशन की क्लासेस जो है वो 11th के कोर्स से स्टार्ट करेंगे, पहले 11th का कोर्स फिर 12th का कोर्स। ठीक है, तो कंपटीशन की क्लासेस लेना चाहे तो वो कंपटीशन की क्लासेस भी ले सकता है। ठीक है, तो अपने आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक? अपना नेक्स्ट टॉपिक है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। पूरा नाम लिखूँ तो क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव, है ना। द्विध्रुव की निरक्ष पर, निरक्ष कल समझाया था ना निरक्ष क्या होती है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब अपने को जो है वो कल अपनों ने अक्ष पर निकाली थी, आज अपने को जो है वो कहाँ निकालनी है? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम जो है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले अपने द्विध्रुव बना लेते हैं। ये अपना द्विध्रुव, ये अपना पहले कौन सा आवेश लिखते हैं? -q, है ना। हमेशा लेफ्ट साइड पर जो है वो आवेश लिखेंगे, अपने कौन सा लिखेंगे? -q। ठीक है, और ये अक्ष, ठीक है, ये अपना चार्ज है +q, ये अपना चार्ज है +q। ठीक है, अब निरक्ष कहाँ पर होती है? ये अपनी अक्ष होती है, इसको नाम दे देते हैं। ये -q चार्ज A पर प्रेजेंट है और +q चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है? B पर प्रेजेंट है। ठीक है, मध्य बिंदु ये जो है वो यहाँ पर बीच में मध्य बिंदु है, इसको मध्य बिंदु को अपने क्या बोलते हैं? O बोलते हैं। ठीक है, अब जो है वो अपने को देखना है कि निरक्ष कहाँ पर होगी, है ना। अपने को ये देखना है कि निरक्ष कहाँ पर होगी। तो निरक्ष कहाँ पर होती है? कल मैंने बताया था आप सब लोगों को कि द्विध्रुव की जो अक्ष होती है उसके लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो अक्ष होती है उसे अपने क्या बोलते हैं? निरक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव के लंबवत, सॉरी, द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो ये जो है, ये जो मैं लंबवत रेखा बना रहा हूँ, किसके लंबवत है? अक्ष के लंबवत है ना, अक्ष के लंबवत है। ठीक है, अक्ष के लंबवत है और कहाँ से गुजर रही है? मध्य बिंदु से गुजर रही है। नीचे भी हो सकती है, लेकिन नीचे की अपने को नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं नीचे नहीं बना रहा। ठीक है, नीचे भी हो सकती है। तो इस रेखा को अपने क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की निरक्ष। अपनों ने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी, अपने हमेशा प्रेक्षण बिंदु की दूरी कितनी लेते हैं? R लेते हैं।
जिसकी मध्य बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, इसकी मध्य बिंदु से दूरी जो है वो अपनी है r, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर इस दूरी को जो है वो क्या नाम दे देता हूँ, r नाम दे देता हूँ, ओके, ठीक है। अब ये जो बिंदु P होगा यहाँ पर, इस पर विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश की वजह से भी होगा और प्लस क्यू आवेश की वजह से भी होगा। अपने को द्विध्रुव के निरक्ष पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो आप सब लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पर द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूँगा तो यहाँ पर आवेश कितने हैं, 2, तो दोनों के कारण ही जो है वो क्या होगा, दोनों के कारण ही जो है विद्युत क्षेत्र होगा, माइनस क्यू के कारण भी होगा और प्लस क्यू के कारण भी होगा, दोनों के कारण जो है वो विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। माइनस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा और प्लस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, यहाँ पर अपने को धनावेश रखना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए। तो अगर यहाँ पर धनावेश को रखूँ तो इस धनावेश को माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और यहाँ पर धनावेश को रखूँ तो ये प्लस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए अपने यहाँ पर धनावेश रखते हैं, ये धनावेश इस ऋणावेश द्वारा आकर्षित होगा, अतः इस ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी अपनी, ठीक है, वो अपनी एक ही तरफ होगी, ठीक है। है ना, और ये मैंने दिशा बताने के लिए ये यहाँ पर एरो लगा दिया, ओके। ये दिशा किसकी है, ई ए वेक्टर की, ए पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। प्लस क्यू आवेश जो है वो किधर, इसको प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने बोलेंगे ई बी, उसकी दिशा देखनी है तो फिर से यहाँ पर क्या रखो, एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश को रखने पर ये प्लस क्यू आवेश उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो बीपी को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होगा, ठीक है, उस रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो बाहर की तरफ अपने बना लेते हैं, ठीक है। ये जो दिशा होगी वो किसकी होगी, ये दिशा होगी ई बी की, ई बी की। ई बी कौन है, ई बी है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और ई ए कौन है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो अपने को क्या रखना है, धनावेश रखना है। अगर धनावेश को यहाँ पर परीक्षण धनावेश को रखूँ तो माइनस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये पी ए की तरफ, पी से ए की तरफ, और प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, फिर से एकांक परीक्षण धनावेश को रखो तो ये धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो किधर से किधर होगी, बी से पी की तरफ, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी होती है, 2a होती है, तो ए से ओ तक जो है, ओ मध्य बिंदु होता है ना, तो ए से ओ तक क्या होगा, ए होगा, और ओ से बी तक भी क्या होगा, ए होगा। तो ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, ए ओ पी के बारे में और बी ओ पी के बारे में। तो ये दोनों भुजा समान, ये उभयनिष्ठ भुजा है, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों जो है वो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो बाकी चीज़ें भी इनकी क्या होगी, समान होगी। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब देखो, अपनों ने कल जब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला था अक्ष पर, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो ए और बी के कारण विद्युत क्षेत्र आ रहे थे उनकी दिशा पर इस पर विपरीत थी, तो अपनों ने घटा दिया था उसको, है ना, फॉर्मूला लगा दिया था, r बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा। वहाँ पर अपने को थीटा पता था, लेकिन अब यहाँ पर ये दिशा ई ए की है और ये दिशा ए बी की है। अब अपने को थीटा पता नहीं है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल अपने को नहीं पता, ये एंगल नहीं पता,
तो दूसरा तरीका क्या होता है सदिशों को हल करने का? दूसरा तरीका ये होता है कि उनके घटक कर लिए जाए, है ना। घटक करने के लिए जो है वो उनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं अपने। तो घटक करने के लिए जो है वो मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने ये जो है वो लाइन बना दी। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा एकांतर कोण से। और अगर ये थीटा है तो संगत कोण से ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, अब देखो ई ए और ई बी दोनों के जो है वो दो घटक हो जाएंगे। ई ए और ई बी दोनों के दो घटक हो जाएंगे, है ना। पहले अपने ई ए के घटक देख लेते हैं। तो ई ए के घटक थीटा वाली लाइन पर कौन सा घटक आता है? थीटा वाली लाइन पर कोस थीटा वाला घटक आता है। तो इधर जो है वो अपने को मिलेगा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। और थीटा वाई ई ए कोस थीटा के परपेंडिकुलर जो है वो अपने को कौन मिलेगा? ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। थीटा वाली लाइन पर कोस थीटा वाला घटक और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला घटक। इसी तरीके से अपने ई बी के भी कंपोनेंट्स कर लेंगे। ठीक है, थीटा वाली लाइन पर अपने को कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? कोस थीटा वाला। तो थीटा वाली लाइन पर इसका कंपोनेंट मिल गया अपने को ई बी कोस थीटा, ई बी कोस थीटा, है ना। और इससे परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर अपने को कौन सा घटक मिल जाएगा? ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा, है ना। अपनों ने परपेंडिकुलर इस तरफ क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेन सदिश फिर मध्य में नहीं होता, दोनों घटकों के मध्य में होना चाहिए। ई बी जो है देखो ई बी कोस थीटा और ई बी साइन थीटा के मध्य में। इसी तरीके से ई ए भी जो है वो ई ए कोस थीटा और ई ए साइन थीटा के मध्य में है। तो अपनों ने घटक कर लिए, यहाँ पर क्या कर लिए? घटक कर लिए। अब जो है वो अपने देखते हैं कि ई ए और ई बी का परिमाण कितना है। देखो ये दोनों घटक तो क्या होंगे? समान दिशा में दिख रहे हैं तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और ये दोनों घटक जो है वो क्या होंगे? घटेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है वो अपने ई ए और ई बी की वैल्यू अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो ई ए किसके कारण विद्युत क्षेत्र है? ए पर रखे -q आवेश के कारण। और ई बी किसके कारण विद्युत क्षेत्र है? बी पर रखे +q आवेश के कारण। तो यहां पर लिख लेते हैं ए पर रखे, ए पर रखे, ए पर रखे -q आवेश, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है अपना? विद्युत क्षेत्र है अपना ई ए। विद्युत क्षेत्र क्या है? ई ए। इसको किससे नाम दे देते हैं? ई ए से परिमाण निकाल रहे हैं अभी, है ना। तो ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। परिमाण कितना है? क्यू। और प्रेक्षण बिंदु पी है ना, प्रेक्षण बिंदु की दूरी कितनी है? ए पी स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर, है ना। अब अपने को एपी ज्ञात करनी है। तो एपी क्या है? देखो ए ओ पी का क्या है? कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो अपने पास में एपी का स्क्वायर जो है वो, एपी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखो एपी का स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूंकि एपी स्क्वायर बराबर क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो अपने पास में ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ई ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपनों ने ए पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी। ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अपने को क्या निकालना है? अब अपने को वैल्यू निकालनी है ई बी का परिमाण निकालना है। ए पर रखे -q आवेश के कारण निकाल लिया। अब बी पर रखे +q आवेश के कारण निकालना है। ठीक है, बी पर रखे +q आवेश के कारण बिंदु कहां पर निकाल रहे हैं? प्रेक्षण बिंदु क्या है अपना? प्रेक्षण बिंदु P है ना। प्रेक्षण बिंदु अपना कौन सा है? बिंदु P। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा अपना? देख लो, विद्युत क्षेत्र किससे डिनोट किया आप लोगों ने? ईबी से,
परिमाण कितना है, फिर से द्विध्रुव के दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, तो परिमाण तो क्यू ही है ना, के क्यू, और दूरी कितनी है, दूरी है बीपी का स्क्वायर, दूरी कितनी है, बीपी है, तो दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। अब बीपी की वैल्यू फिर से उतनी ही आएगी जितनी एपी की वैल्यू है, क्योंकि फिर से बीओपी त्रिभुज में आप लोग देखोगे ये आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो बीपी स्क्वायर की फिर से वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ कितनी वैल्यू होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैल्यूज जो है वो सेम है इन दोनों की, एपी और बीपी की, तो बीपी की वैल्यू लिख देंगे, अपने पास में आ जाएगा बीपी का स्क्वायर की जगह अपने लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब तुम लोग देख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से ई ए और ई बी की वैल्यू जो है वो क्या है, समान है। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या है अपने पास में, ई ए इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, ई बी है, ई ए इज इक्वल्स टू क्या है, ई बी है, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। परिमाण समान है तो एक बात बताओ, ई ए और ई बी सेम है तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा भी क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, परिमाण जो है वो दोनों का क्या है, सेम है, सो ई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा। परिमाण समान है परंतु दिशा जो है वो क्या है, दिशा क्या है, विपरीत, दिशा क्या है, विपरीत है। आप देख सकते हो डायग्राम में, देखो दिशा जो है वो क्या है, विपरीत है ना, डायग्राम में आप देख सकते हो ई ए साइन थीटा की दिशा इधर है, ई बी साइन थीटा की दिशा ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, इसलिए ये घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, निरस्त हो जाएंगे। जबकि ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा समान दिशा में होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, जबकि ठीक है ये निरस्त हो जाएंगे, जबकि ई ए कोस थीटा व ई बी कोस थीटा परिमाण व दिशा दोनों में समान होने के कारण जुड़ जाएंगे ना, क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं ईपी पर, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अपने पास में। ये दोनों तो घटक जो है वो कैंसिल हो गए, दिशा विपरीत है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, है ना। अब आप लोगों को पता है कि ई ए कोस थीटा व ई बी कोस थीटा परिमाण में जो है वो समान है, क्योंकि ई ए और ई बी की वैल्यू समान है, तो ई ए कोस थीटा और ई बी की वैल्यू, ई बी कोस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, समान। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2EA कोस थीटा, क्योंकि कोस ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा दोनों सेम है, तो ई बी कोस थीटा की जगह भी क्या लिख दिया, 2EA कोस थीटा, है ना। अब इनकी वैल्यू लिख दो, ई ए की वैल्यू क्या है, अपने को ईपी परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है बिंदु पी पर, तो ईपी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2, ई ए की वैल्यू क्या आई है अपने पास में, ई ए की वैल्यू आई है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लो ई ए की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या है, कोस थीटा, तो आगे लिख लेते हैं अपने कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर से आगे लिख लेते हैं 2KQ, ऐसा का ऐसा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। अपने को वैल्यू किसकी लिखनी है, कोस थीटा की, तो कोस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में देख लेते हैं। देख लो इस ट्राइंगल में, कोई से भी ट्राइंगल में देख सकते हो तुम, दोनों में सेम आएगी। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस ट्राइंगल में देखोगे तो थीटा के सामने वाला लंब ये आधार और ये कर्ण, तो क्या आएगी, a अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसके स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो बीपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से एपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीपी स्क्वायर की और एपी स्क्वायर की वैल्यू थी। बीपी और एपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे पास में बीपी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एपी की वैल्यू भी क्या आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा निकालना है तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा की जगह मैंने रख दिया आधार बटा कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो यहाँ पर अपने लिख देंगे पावर 1/2। ठीक है, अब पावर 1/2 और 1 कितना हो गया, 3/2। ठीक है, तो इसकी टोटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो अपने पास में आ जाएगा EP इज इक्वल्स टू के क्यू, और ये जो 2 है उसको a के साथ में रख देता हूँ, उसको किसके साथ में रख देता हूँ, a के साथ में। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। ओके, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि Q इंटू 2a क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश का परिमाण और उन दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो अपने पास में यहाँ पर Q इंटू 2a की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो अपने पास में आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, अपनों ने Q इंटू 2a की जगह क्या रख दिया है, P रख दिया है। तो अपने पास में ये टर्म आ गई KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब जो है वो आप लोगों को पता है कि 2a द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होती है, अत्यल्प होती है। तो a जो है वो r की तुलना में बहुत कम होता है, तो a स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा। तो हम जो है वो क्या लिख देंगे, यहाँ पर a स्क्वायर को जो है वो नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास में, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अपने पास में वैल्यू आ जाएगी EP इज इक्वल्स टू KP आर स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है, 3/2। इसकी पावर कितनी है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो अपने पास में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आ जाएगी, KP अपॉन आर क्यूब। द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी KP अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर अपने रीजन लिख देंगे, क्या रीजन है कि आर स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से, इसलिए ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लिया आप लोगों ने। इसलिए सिर्फ क्या बचा है अपने पास में, आर बचा है, आर स्क्वायर बचा है, बाहर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो अपने पास में KP अपॉन आर क्यूब। अक्ष पर कितनी आई थी, 2KP अपॉन आर क्यूब, निरक्ष पर कितनी आ रही है, KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, या फिर पहले समझा देता हूँ फिर स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, अब देख लो इधर, यहाँ पर फिर से डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, मैं फिर से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। यहाँ पर A पर -q आवेश है, B पर +q आवेश है। ये द्विध्रुव है अपना, द्विध्रुव के मध्य की दूरी 2a होती है, तो ये AO A की और BO भी जो है वो कितनी होगी, A की। प्रेक्षण बिंदु O से निरक्ष पर स्थित बिंदु P कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है ना। प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र A की वजह से भी होगा और B की वजह से भी होगा। A की वजह से विद्युत क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे, EA बोलेंगे। A पर -q आवेश है, इसको EA बोलेंगे, और B के कारण विद्युत क्षेत्र को अपने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, EB। दिशा देखनी है तो यहाँ पर क्या रखो, एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश को रखा तो ये -q आवेश इसको आकर्षित करेगा, तो EA की दिशा इस तरफ, और +q आवेश एकांक परीक्षण धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो EB की दिशा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा लिया है मैंने, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। ये उभयनिष्ठ भुजा, ये 90 और ये भी 90। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी सेम होंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ओके, अगर ये थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी थीटा होगा, और संगत कोण से ये भी क्या होगा, थीटा।
अब ई ए और ई बी को जो है इनके बीच का एंगल नहीं पता, तो इनके घटक करके फिर इनको जो है वो अपने संयोजित करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पर बिंदु पी पर क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इन दोनों का संयोजन जरूरी है, किसका, ई बी का और किसका, ई ए का संयोजन जरूरी है। तो पहले अपने ई ए के घटक कर लेते हैं। ई ए इस दिशा में है तो ई ए के घटक करेंगे, तो ई ए के दो घटक आ जाएंगे अपने पास में, थीटा वाली लाइन पर ई ए कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर ई ए साइन थीटा। इसी तरीके से ई बी के घटक करेंगे थीटा वाली लाइन पर ई ए, थीटा वाली लाइन पर ई बी कोस थीटा और थीटा वाली लाइन के परपेंडिकुलर ई बी साइन थीटा। ओके, अब जो है वो अपने ई ए और ई बी का परिमाण निकाल लेते हैं। तो ए पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, के क्यू आवेश, के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर होता है। ए पर रखे माइनस क्यू आवेश प्रेक्षण बिंदु की दूरी कितनी है, ए पी, तो दूरी कितनी है अपने पास में ए पी, ए पी का स्क्वायर निकालना है अपने को। तो ए पी का स्क्वायर, ए पी कर्ण है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो अपने पास में आ जाएगा आधार कितना है अपने पास में ए स्क्वायर, लंब कितना है आर स्क्वायर, तो अपने पास में आ जाएगा ए पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर की जगह अपने रख लिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सिर्फ ए पी जो आएगा वो अपने पास में क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से बी पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है उसको अपनों ने क्या नाम दिया है, ई बी। तो फिर से फॉर्मूला के क्यू, के इंटू आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है बीपी, बीपी के स्क्वायर की वैल्यू भी सेम आएगी, क्योंकि बीपी भी क्या है, कर्ण है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का परिमाण समान है। तो यहाँ पर जो ई ए कोस थीटा, ई ए साइन, सॉरी ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, इन दोनों का परिमाण तो समान होगा, क्योंकि ई ए और ई बी की वैल्यू समान है। तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा का परिमाण समान और दिशा विपरीत होगी, निरस्त हो जाएंगे, और ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा का परिमाण और दिशा दोनों समान होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो किनके कारण मिलेगा, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा के कारण। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ई पी आ जाएगा अपने पास में, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। अब ई ए और ई बी की वैल्यू समान है, इसलिए यहाँ पर ई बी की जगह ई ए रख लूंगा, तो क्या आ जाएगा 2EA cos थीटा, है ना। अब जो है वो अपने EA की जगह जो है वो EA की वैल्यू रख देंगे। EA की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने रख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद cos थीटा की वैल्यू रखी, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर मैंने रख दिया आधार बटा कर्ण ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर पावर हाफ, यहाँ पर 1, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 2 को ए के साथ में रख लिया, q इंटू टू ए, q इंटू टू ए क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आ गई 3/2, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की तुलना में नगण्य, सॉरी आर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान के छोड़ दिया, तो क्या आ गया के पी इंटू आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया के पी अपॉन आर क्यूब। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अपने जो है वो आगे अपने पास में निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई थी Kp अपॉन आर क्यूब, अभी अभी आई है। लास्ट डेरिवेशन पर अपने पास में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, क्या आई थी 2 Kp अपॉन आर क्यूब। अगर Kp अपॉन आर क्यूब की जगह में ई निरक्ष रख दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई अक्ष बराबर 2 इंटू ई निरक्ष। इसका मतलब समान दूरी पर, दूरी अगर समान हो मध्य बिंदु से, तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का डबल जो है वो क्या होता है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, HCl आयनिक अणु है, HCl आयनिक अणु है, उन दोनों आयनों के मध्य की दूरी कितनी है 10 एंगस्ट्रॉम है, R बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों आयनों के जो मध्य बिंदु होगा, द्विध्रुव का मध्य बिंदु होगा, उससे 10 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अपने को, ठीक है। तो पहले निरक्ष पर निकाल लेते हैं, है ना, निरक्ष पर निकाल लेते हैं। निरक्ष के लिए फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला Kp अपॉन आर क्यूब, तो ई निरक्ष निकाल लो, ई निरक्ष, ठीक है, ई निरक्ष के क्या होता है अपने पास में Kp अपॉन आर क्यूब, Kp अपॉन आर क्यूब, के पी की जगह क्या रख देंगे Q इंटू 2a, द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू नहीं दी है बल्कि आवेश और उनके मध्य की दूरी दी है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आवेश इंटू मध्य की दूरी इंटू आर क्यूब, ठीक है। ई निरक्ष है ना, तो अपने पास में आ जाएगा ई निरक्ष इज इक्वल्स टू, ई निरक्ष इज इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या होती है सबको याद होनी चाहिए, 9 इंटू 10 की पावर 9
आवेश कितना होगा, कई लोग तो इसमें ही कंफ्यूज हो गए होंगे, आवेश कितना होगा भाई, HCl आयन में जो है वो H पर कितना आवेश होता है +1, Cl पर -1, एक इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होता है, तो आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2a दूरी की 2a दोनों आयनों के मध्य की दूरी कितनी दी है 2a, यही तो होती है द्विध्रुव आवेशों के मध्य की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻10 मीटर, तो 10 दी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻10 से, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में चेंज करना होता है अपने को। और कितनी दूरी पर निकालना है अपने को विद्युत क्षेत्र, r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, तो 10 सेंटीमीटर मीटर में बदल लेंगे तो 10 पावर कितनी हो जाएगी इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2। एक मीटर में क्या, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 10 की पावर -2, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, लेकिन ओपन करके लिख देता हूँ, और इसका दूरी का क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो 10 की पावर -1 होगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर से क्या आएगा 10 की पावर -2 ही आएगा, ठीक है। ऊपर सोल्व कर लेते हैं अपने, ऊपर सोल्व कर लेते हैं 10 की पावर -10 है ना, और 10 की पावर -19, ठीक है, कितना हो गया 10 की पावर -29, 10 की पावर -29 और 10 की पावर +9, तो 10 की पावर कितनी हो गई 20, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर ऊपर कितनी बची 20, और नीचे से 10 की पावर जो है वो कितनी है नीचे 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी +2, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा 20 + 2 कितना हो जाएगा, अच्छा अब ये माइनस में ना, आई एम सॉरी माइनस में था, ये जो पावर आई थी वो अपने पास में पहले माइनस में आई थी, 10 की पावर -10 और -29 -29 + 9, ठीक है 10 की पावर -20 है ना, और ये 10 की नीचे क्या होगा 10 की पावर -2 होगा, ऊपर आएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगी है ना, +2 में से माइनस का 20 कितना बचेगा -18, तो यहाँ पर आ जाएगी अपने पास में 10 की पावर -18 है ना। 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 54 अपना, ठीक है, और 9 एकम 9 और 5 14, ठीक है, अपने पास में आ जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर -18, क्या निकाला है अपनों ने विद्युत क्षेत्र निकाला है, विद्युत क्षेत्र का की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। ये किस पर आ गई निरक्ष पर आ गई। अब अक्ष पर निकालना है तो कुछ भी नहीं है, इस निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र आया है उसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो इसको जो है वो अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। दोनों में ही निरक्ष पर और अक्ष पर दोनों में ही विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में जो संबंध है वो क्या है, दोनों में ही जो संबंध है वो है E व्युत्क्रमानुपाती किसके r³ के, जबकि एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है Kq/r², तो E व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के, तो एकल आवेश में जो है वो संबंध होता है, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सिर्फ एक आवेश हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र व दूरी के बीच में संबंध क्या होता है E व्युत्क्रमानुपाती r², और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र चाहे वो अक्ष पर हो चाहे वो निरक्ष पर हो, विद्युत क्षेत्र व दूरी के बीच में संबंध होता है E व्युत्क्रमानुपाती r³। तो एक नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि एकल आवेश पर दूरी बढ़ाने पर ज़्यादा तेजी से विद्युत क्षेत्र घटता है या द्विध्रुव में दूरी बढ़ाने पर ज़्यादा तेजी से विद्युत क्षेत्र घटता है, तो किस में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा तेजी से घटता है, द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा तेजी से घटता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो कितनी है 3 है, यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर इस केस में जो है वो ज़्यादा तेजी से घटेगा। जैसे अगर मैं इन दोनों का के ग्राफ से डिनोट करना चाहूँ, यहाँ पर r मीटर और यहाँ पर E न्यूटन पर कूलम, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने पास में, ये 2 ग्राफ दे के रखे हो, यहाँ पर एक ग्राफ ये हो है ना, और एक ग्राफ अपने पास में ऐसा हो है ना, और अपने से पूछे कि कौन सा ग्राफ जो है वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य संबंध को बता रहा है, ये ग्राफ फर्स्ट है
है ना। और ये ग्राफ जो है वो सेकंड है। सेकंड ग्राफ को मैं डॉटेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे, है ना। सेकंड ग्राफ डॉटेड है, ये सेकंड ग्राफ, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ जो है वो बिंदु आवेश के लिए और कौन सा द्विध्रुव के लिए है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे कम होगा। तो धीरे धीरे किस में कम हो रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो किसके कारण होगा, बिंदु आवेश के कारण होगा। फर्स्ट वाला होगा अपना बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। और सेकंड वाले में जो है वो तेजी से जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सेकंड वाला जो ग्राफ होगा वो किसके कारण होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो ये सब समझ में आया होगा। प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप जो स्टार्टिंग व्यूअर्स हो वही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो जो है वो कमेंट कीजिए। थैंक यू। मैं हूँ मोहम्मद इमरान भाटी। हैव ए नाइस डे।